हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 जून 2025 के बारे में। डिस्कस करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बनी हुई उस स्ट्रेटजी की जिसका यूज़ शायद आप लोगों को कल मिल जाए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे एक स्टॉक को और बिटकॉइन डॉलर की अपडेट को भी। लेकिन वीडियो के अंदर चार्ट एनालिसिस और कल की अपडेट समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन और करेंगे, वो है यूएस का सीपीआई डेटा। तो हम लोग जानेंगे कि यूएस का सीपीआई डेटा जो आज अनाउंस हुआ है वो होता क्या है और उस अनाउंसमेंट से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या उसका यूज होता है। ये सारा डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। आई होप आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला है तो मैं बता देता हूँ। आज जो है यूएस के टाइम के हिसाब से सुबह 8:30 बजे और हमारे हिसाब से कुछ लगभग 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीपीआई का डेटा रिलीज़ हुआ है यूएस में, ठीक है? और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है और आने वाले 2 हफ्तों के लिए कम से कम मार्केट की डायरेक्शन को सेट कर देता है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये 2.5% के आसपास रिलीज़ होगा, जो मार्केट के लिए इंडिकेट करेगा कि मार्केट साइडवेज़ है, ठीक है? लेकिन जो रिलीज़ डेटा है वो 2.4% है, जो कहीं न कहीं दोनों तरह का आपको डिसीजन देता है। शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए पॉजिटिविटी है, ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे कि 3-4 हफ्ते बाद इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कहीं न कहीं हल्का-सा ये नेगेटिव भी लिया जा सकता है। तो ये जो डेटा है मेरे हिसाब से बहुत ही इंडिसाइसिव सा डेटा है। तो मैं आपको ये समझाऊँ कि क्यों है ऐसा, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ सीपीआई होता क्या है, ठीक है ना? तो सीपीआई की एक्चुअली फुल फॉर्म में लिख देता हूँ आपको, इससे भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो, जब हम टेक्निकल एनालिसिस तो सीख ही रहे हैं, वीडियोज़ भी आप लोग देख ही रहे हो, लेवल्स भी आप लोगों को मिल ही जाएँगे। अगर आप लोगों को लेवल्स जानने की ज़्यादा जल्दी है, आप वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा दो। लेकिन ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ना आपके फंडामेंटल नॉलेज को भी बढ़ाएगा, क्योंकि आने वाले वक़्त में मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल वीडियोज़ भी बनाऊँगा, जिसके अंदर ऐसी छोटी चीज़ें कवर करूँगा जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो ये उसमें से भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? इसको आप इस तरह से समझो, ये एक्चुअली में रिलेटेड होता है डायरेक्टली इन्फ्लेशन, ठीक है? आप इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा समझाऊँगा, मैं आपको कांसेप्ट समझा देता हूँ। ये पूरी तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये इस चीज़ को बताता है कि भाई कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, यानी कि हम जैसे लोग, ठीक है? प्राइस प्राइस मतलब उपभोक्ता को जो प्राइस देना पड़ता है, उसकी इंडेक्सिंग करना, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान खरीदते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको टॉफ़ी पसंद है, आइसक्रीम पसंद है या नॉर्मल जो आप ग्रोसरी खरीदते हो, उसके प्राइस में पिछले महीने से इस महीने के कंपैरिज़न में इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ? बेसिकली चीज़ें जो है महँगी हुई या सस्ती हुई? तो अब इसका कांसेप्ट इस तरह से लगाया जाता है कि अगर ये महँगा हुआ, ठीक है ना? मतलब कि अगर प्राइस महँगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी है, सही बात है? इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ा सकते हैं। क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो है इन्फ्लेशन जो है थोड़ी-सी कंट्रोल करी जा सकती है। और अगर सस्ती हुई है तो वो क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं। ऐसा हम प्रोजेक्ट करते हैं कि अगर सीपीआई का डेटा लगातार 3 महीने तक घटता जा रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट्स यानी कि जो रेपो रेट अभी मैंने आप लोगों को कल परसों की वीडियो में समझाया था, वो घटेगा और उसके अनुसार मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, ठीक है? तो आप एक्सपेक्टेशन 2.5% की थी, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पहले कितनी थी। तो लास्ट मंथ थी 2.3%। अब ये यूएस का डेटा बता रहा हूँ और अब यूएस का डेटा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यूएस का डेटा ग्लोबली सबको इम्पैक्ट करता है। तो सबको उम्मीद थी कि ट्रम्प साहब ने जो ये टैरिफ वॉर छेड़ रखी है ना, इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ी होगी। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से 2.5% आना चाहिए। ये सबकी एक्सपेक्टेशन थी। अगर ये 2.5% आता तो जो एक्सपेक्टेशन है वही होता। बट अनएक्सपेक्टेडली ये आ गई है 2.4%। इसका मतलब ट्रंप ने कहीं न कहीं अपने टैरिफ प्लान्स को जस्टिफाई करा है कि उन्होंने जो है रिटेल के ऊपर इन्फ्लेशन की मार नहीं आने दी, जो कि सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप साहब टैरिफ लेके आ गए और भाई साहब टैरिफ से जो है यूएस की जनता को महँगाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो महँगाई दिख तो नहीं रही है। अब ये दिख नहीं रही है तो ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जिस वजह से मार्केट के लिए पॉजिटिव मूव हो सकता है। लेकिन 2.3% की जगह पर बढ़कर 2.4% हुई है, तो अगर हम बाय द बुक चलें तो बाय द बुक तो देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है ना? तो ये मिक्स्ड रिएक्शन किस लिए हो गया, अब आप समझे? जो मार्केट सेंटीमेंट था उसके हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज़ है, जो लोगों को लग रहा था उसके हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन बाय द बुक्स अगर हम चलें तो ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 0.1% का है। 2.3 से 2.4, अगर 2.7% होता या घट के 2% आ जाता, तो मुझे लगता है कि हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते। मेरे हिसाब से इसका जो इम्पैक्ट है यूएस मार्केट्स के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्रिप्टो के ऊपर पड़ेगा, गोल्ड कमोडिटीज़ के ऊपर बहुत मामूली सा पड़ेगा और इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
लेकिन आप लोगों को इसी तरह से आरबीआई जब सीपीआई का डेटा रिलीज़ करती है, इस तरह से आपको वो भी देखना चाहिए और इसी तरह से उसको कंसीडर करना चाहिए। आरबीआई के सीपीआई का डेटा इंडियन मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कंपेयर टू यूएस और यहाँ पर तो इंक्रीमेंट्स बहुत ही नॉमिनल सा है, तो मेरे हिसाब से इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल सा ही होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कल, परसों या मंडे 2-3 दिन के अंदर इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है, प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जो कहीं न कहीं प्राइस निफ्टी 50 का आपको सामने साइडवेज़ चल रहा था, वो जो साइडवेज़ मोमेंटम था, उसके अंदर अब आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिए तो पॉज़िटिव चीज़ ये है कि भाई ऊपर जाओ चाहे नीचे कम से कम वॉलेटाइल हो जाओ। जिस तरह से भाई साहब ने जो साइडवेज़ रैली लगा रखी है 3 दिन से क्या पिछला महीना भी इन्होंने ऐसे ही गुज़ारा था मई का। अभी फिर से उसी तरह से गुज़ार रहा है, तो जो ये हरकतें कर रहा है ना, ये हरकतें बंद करे, हमें तो ये चाहिए। भाई चाहे नीचे गिर जाए, चाहे ऊपर चल जाए, लेकिन वॉलेटिलिटी दे दो। वॉलेटिलिटी रहेगी तो कम से कम हमें सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ये था यूएस सीपीआई डेटा जो आपको सोशल मीडिया पे अभी चारों तरफ हा हुल्ला मिलेगा कि डेटा रिलीज़ हो गया, 2.4% है, मेगा बुलिश है, अब मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी आसमान में। मेरा नज़रिया जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों का क्या नज़रिया है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अब देखो मार्केट आज भी लगभग वही साइडवेज रही, आप देखोगे उसी रेंज के अंदर प्राइस जो है घूमा है, कुछ खास नहीं है हुआ है, ठीक है? अब इसको अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर ही जाकर देखें, तो लगभग वही रेंज है। अब मॉर्निंग के अंदर मैंने जो है एक सेटअप डाला था एक्चुअली में, तो मैं आपको वो सेटअप भी समझाऊँगा क्योंकि उसके ऊपर किसी का कुछ डाउट भी आया था, कमेंट आया था कि सर उसके अंदर आपने जो है 15 मिनट पर वो ईएमए सेटअप किस तरह से लगा रखा था, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? पहले मैं आपको इंडेक्स समझा देता हूँ। तो आप देखोगे मार्केट ओपन होती है, सेम लेवल्स के बाद ऊपर जाती है, हालाँकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जो 25,235 का टारगेट है एग्ज़ैक्टली कंप्लीट हो जाए आज, उसके बाद करेक्शन आए। लेकिन आप देखोगे मार्केट ऊपर गई और नीचे बिल्कुल ऐसे आ गई है, तो कुछ भी नहीं हुआ, प्राइस जहाँ से शुरू हुआ था बिल्कुल वहीं पर आकर रुक गया है। बिल्कुल साइडवेज़ दिन था, बट सेटअप्स बहुत अच्छे-अच्छे मिले। यहाँ से लेके यहाँ तक भी लोगों ने ट्रेड सेटअप्स करे हैं और यहाँ से यहाँ तक भी लोगों ने किया है। यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया ब्रेड बटर स्ट्रैटेजी का सेटअप भी बना, जो मैंने आपको कल ही समझाया था, सोचो। तो जितने लोगों ने वो यूटिलाइज़ करा, आई होप कि आप लोग खुश होंगे, ठीक है? कल के लिए क्या प्लान करेंगे? आप एक्सपेक्टेशन वही रखोगे, बाय द बुक्स चलेंगे क्योंकि सीपीआई डेटा जो है ग्लोबली पॉजिटिव आया है। तो मेरे हिसाब से इनिशियली पॉजिटिव रिएक्शन फॉलोइंग स्मॉल करेक्शन, ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि प्राइस जो है कल या परसों दोनों में से किसी भी दिन इस गैप को फिल करने के लिए आगे बढ़ सकता है, यानी कि जो 25,000 का लेवल है वो हम टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अगर मार्केट शुरुआत का जो ओपनिंग करती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में अलगा पॉजिटिव या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, 2 चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव में ध्यान ये रखना है आपको डायरेक्टली गिर जाए, यानी कि यहीं कहीं आस-पास छोटा वो बनाकर या गैप डाउन होके सीधा गिर जाए, एक ये। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट शुरुआत में आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा दे, तो आपको ये ध्यान रखना है 25,235 इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट चांसेस यही है कि इस वीक में हमें ये गैप फिल होते हुए दिखाई दे। तो आपको कोई नया लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर है। सेम लेवल्स आप लोग अपने चार्ट पर मार्क करके रखेंगे, सेम प्लान रखेंगे। अब बात करते हैं ईएमए स्ट्रेटजी जो आज की बनी थी हमारी, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इंडिकेटर्स में चला जाता हूँ और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लेता हूँ और हम लोग लगाते हैं 21 का ईएमए, इसका स्टाइल जो है थोड़ा-सा अटैक कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं 21, ठीक है? ओके, चलिए। अब देखिए ये सेटअप बन गया। अब मैंने आप लोगों को जो है मॉर्निंग में एक सेटअप दिखाया था कि भाई सेटअप मतलब कंप्लीट होने के बाद बताया था कि यहाँ पर जो है इस जगह से आपके पास लॉन्ग था और ये आपका टारगेट था और ये मेरा नियर बाई स्टॉप लॉस था, राइट? तो ये मैंने बताया था, इसके अंदर हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला और 1.15 का हम टारगेट करते हैं, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2.25 आर मिला और उसके बाद यहाँ पे आके इसने हमारी पोजीशन को, ट्रेल पोजीशन को क्लोज कर दिया फर्स्ट टारगेट करने के बाद। तो फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ था, ये हमें मिल गया, दूसरा पोजीशन यहाँ क्लोज हो गई होगी, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। या फिर जो लोग समझदार हैं उन लोगों ने देखा यहाँ पे बेरिश एवरेजेस बन गया है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को काट दिया होगा, वो भी चलेगा, तीनों तरीके से ठीक है। अब यहाँ पर ये आया कि सेटअप बना कैसे सर? देखिए, मैंने आप लोगों को ईएमए 21 स्ट्रैटेजी में क्या समझाया था कि प्राइस जो है या तो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, दोनों में से किसी भी तरफ जा रहा हो, ठीक है? अब अगर आपने देखो मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने इसको कल से फॉलो किया हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाले कैंडलस्टिक में सेटअप बना था, राइट? लेकिन इसका लो नहीं गया था, तो कल कोई एंट्री नहीं मिली, करेक्ट? अब अगर आप बोलो सर मैंने तो मॉर्निंग में जो है 9:15 पर ही एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के रखा था कि इसके नीचे जाए तो आपका स्टॉप लॉस हो गया होगा। हालाँकि ऐसा कोई करता नहीं है, ये बेसिक सी चीज़ है कि इंट्राडे सेटअप को आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो। आप देखो आज क्या हुआ, प्राइस शुरुआत में नीचे से ऊपर गया, तो हमारा कंसेप्ट जो था कंटिन्यूएशन को फॉलो करने का, साइकोलॉजी क्या थी उस स्ट्रैटेजी की, वो याद करो। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, रट लेते हैं कि ईएमए 25, 21 के ऊपर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, टारगेट टर्म। अगर आप जितना ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप नुकसान में रहोगे। मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो 40-40 मिनट की होती है। मैं आप लोगों को 2 मिनट में भी स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी रट के और उसको फॉलो करके अगर बात बन पाती, तो फिर तो मज़े ही मज़े थे, है कि नहीं? देखो,
प्रैक्टिकली चीज़ें अलग-अलग होती है। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है। नीचे से ऊपर प्राइस जा रहा है, जा रहा है। पहली कंडीशन फुलफिल यहीं हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन यहाँ होनी चाहिए, क्लोज़ यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद अगली कैंडलस्टिक डाउन क्लोज़ बननी चाहिए, बन गई। अगली 3 कैंडलस्टिक में बन गई। इसका हाई जाना चाहिए, इसका हाई गया तो ये जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इसका हाई जैसे ही ये गया, तो यहाँ पर जब मैंने देखा ये हाई जाने के बाद नीचे आ चुका था, तो यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान कर ली। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा टारगेट, सिंपल। तो इतनी आसान सी स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में आती हो, कांसेप्ट समझ में आता हो तब। नहीं आता, फिर दिक्कत है सर, फिर आप ऐसे ही स्ट्रेटजी रखते रहोगे और दिक्कत में जाते रहोगे, समझे? तो ऐसा नहीं करना। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, फिलहाल इसमें अच्छी चीज़ क्या है, मैंने आप लोगों को जैसे बोला था स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो इसमें एमटीएफ स्ट्रेटजी बन गई है, देखो। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, वीकली चार्ट के ऊपर जा चुकी है, ट्रेड कर चुका है प्राइस। डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो कल मार्केट ने क्लोजिंग जो है पिछले वीक के हाई के नीचे दे दी थी। कल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है? अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हम गए, सबसे पहला जो लो है वो हम मार्क कर लेंगे वीकली लो के नीचे, जो कि हमारे पास है यहाँ पर, ये वाला। ये ब्रेक हो गया और ये ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक बहुत बढ़िया एंट्री बनी और प्राइस अभी फिलहाल एंट्री से नीचे ही चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ पे ये चीज़ हमें जो थोड़ा-सा और बोल रही है कि निफ्टी जो है थोड़ा-सा नीचे जा सकती है। अब अगर एमटीएफ स्ट्रेटजी ही फेल होनी हुई, प्राइस ऊपर ही जाना हुआ, स्टॉप लॉस होना हुआ, तो फिर निफ्टी भी पंप हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी पंप हो जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज़ व्हाट वी विल टारगेट फर्स्ट अप्रैल हाई। यहाँ से अगर आप 1:1 भी कंसीडर करोगे लगभग, तो वो आपका लगभग-लगभग यहीं आएगा और दूसरा टारगेट हम लोग ये वाला लो करेंगे, जो कि हमारा है 6 मई का। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोग इसमें नीचे की तरफ टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अप्रैल हाई और ये हमारे मेन टारगेट रहेंगे एमटीएफ के। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाती है तो फिर हम लोग बुलिश वाले टारगेट एग्जीक्यूट करेंगे, जो 57,250 का और 58,600 का हमारा टारगेट है। कितने का है? 58,650 का, ठीक है? तो बुलिश साइड में वो है, लेकिन क्या इनवैलिडेशन है? अब हमारा ये इनवैलिडेशन है, बेरिश इनवैलिडेशन एमटीएफ स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो ये बैंक निफ्टी मैच बना हुआ है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स ने क्या किया, जो हम चाहते थे फाइनली उस टारगेट को अचीव कर दिया। आप ये देखोगे 82,718 का ये टारगेट था हमारा, ठीक है ना? और ये टारगेट आज सेंसेक्स ने फाइनली कंप्लीट कर दिया। कितने दिन से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर गया तो यही जाएगा। देखो फाइनली चला गया, गिरते पड़ते रोते गाते चला गया। चलिए जी, पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया तो हमारा वो टारगेट जो है अब कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और इस प्राइस लेवल को भी यहाँ से हटा देता हूँ। पीछे की तरफ प्राइस जो बचा हुआ है वो ऑल टाइम हाई वाला बचा हुआ है। तो अगर प्राइस अब आज के हाई के ऊपर जाता है, जो हमारा आज का हाई है वो कितना है हमारा 82,783.51, ठीक है? कितना है हमारा ये 82,783.51। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग फिर एटीएच की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि भाई मार्केट बुलिश है और बहुत ऊपर जा सकती है। बट फिलहाल के लिए आप लोग प्रीवियस वीक क्लोजिंग पर नज़र रखिए। कल मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा-सा नीचे इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कोई नया लेवल कल के दिन आता है तो मैं वो अपडेट आप लोगों के लिए कर दूँगा। चलो अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की। तो कल हम लोगों ने प्लान किया था, देखो यार, अब आप कई बार एक मैसेज आया सर कि आपको कैसे पता होता है बिटकॉइन के अपडेट में कि आप इतना ज़्यादा क्लीन बोल देते हो कि यहाँ से प्राइस जो है ऐसे गिरेगा और ऐसे आएगा। अब देखो परफेक्टली इसको हिट नहीं किया वो अलग बात है, बट लगभग वहाँ तक आया और उसके बाद वापस ऊपर यहीं तक गया। तो ये चीज़ क्या है ना, देखो इस चीज़ को ना सीखना और सिखाया नहीं जा सकता। ये चीज़ को होती है स्क्रीन टाइम। क्या? स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम मतलब आप कितना ज़्यादा उस चार्ट को स्टडी करते हैं, कितना ज़्यादा वक़्त आपने बिताया है, कितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है। जैसे छोटे-छोटे मूव जो होते हैं ना, साइडवेज़ मूव आपको पकड़ना होता है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तब तक आप लोग सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कुछ वक़्त बाद आप लोगों के साथ भी ऐसा होने लगेगा। और कोई इसमें मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्किल है। ठीक है? तो ऐसा कोई जादू नहीं है। हालाँकि मार्केट बहुत मामूली सा मिस करके गई, बट फिर भी जो हम चाहते थे लगभग वो मूव हमें यहाँ देखने को मिला। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि बिटकॉइन इस वाले मूव के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन जो है इसको भी ब्रेक करके मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए और 111 के टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी भी उस टारगेट में कोई चेंज नहीं है, 111 के से भी ऊपर जा सकता है। फिलहाल के लिए सारी चीज़ें क्रिप्टो के लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव ही चल रही हैं। तो मेरी नज़र में फिलहाल हम लोग बेयरिश मूड थोड़ा-सा अवॉइड करें और बुलिश डायरेक्शन को ही थोड़ा-सा फॉलो करें, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी शॉर्ट टर्म अपडेट्स क्रिप्टो की सारी आपको क्रिप्टो वाले टेलीग्राम चैनल में मिल ही रही हैं। आई होप आप लोगों ने जॉइन कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो ऐसे सर्च करने से नहीं मिलेगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा, ठीक है? अब बात करेंगे हम अगला स्टॉक। जैसे मैंने आप लोगों को स्टॉक बोला था, तो एक स्टॉक का चार्ट मैंने कल डाला था, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, टाटा पावर, ठीक है ना? तो टाटा पावर का जो स्टॉक है, वो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो उसको मैं जो एनालिसिस है, वो मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ, उसके लेवल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब टाटा पावर के चार्ट्स मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा शेयर करे हैं और पहली बार भी हमारे लिए बहुत ही कामयाब रही थी अपडेट। यहाँ से लेके 386 का टारगेट था, ऊपर वाले नहीं दिए थे मैंने,
ठीक है, जो टारगेट नहीं दिए भाई वो नहीं दिए, है ना? तो यहाँ पे जब मैंने पहली अपडेट डाली थी पिछली बार तो मैंने टारगेट 386 का दिया था, ये अचीव हो गया था। इसके बाद ये ऊपर गया और नीचे आ गया, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? अब आप देखो मार्केट ने क्या किया, ये आप लोगों को याद ही होगा जून 2024 का लो, कितने सारे चार्ट्स, कितने सारे इंडेक्सेस में कितनी बार निफ्टी के लिए मैंने कितनी बार बोला कि जून 2024 का लो सबसे इम्पोर्टेंट है। हालाँकि निफ्टी और बैंक निफ्टी धोखा दिया है बहुत पास से, बट बाकी लगभग बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे इंडेक्सेस इस लो के नीचे गए क्योंकि साइकोलॉजी तो काम करती है बट हर बार नहीं करती। यहाँ पर आया इसके नीचे मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करा जो कि मुझे लग रहा है मार्केट सेकंड के हिसाब से एक्यूमुलेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इसका था तो इसका ब्रेकआउट हमें अभी मिल चुका है। तो अब हमारे यहाँ पर 386 एक अच्छा लेवल है जो कि पहले काफ़ी लंबे समय तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया। इसके नीचे एक्यूमुलेशन हुआ, लोग पेन में गए, जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा वो सब लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, निकल गए होंगे। अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है इसके हाई के ऊपर और अभी मार्केट इसके ऊपर ही चल रही है। तो अगर ये वीक हमारा इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, जो पिछले जो मंथ का हाई है यानी कि मई के हाई के ऊपर अगर ये वीक क्लोज दे देता है तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा और मेरे हिसाब से उसके बाद ये पूरा जोन ये पूरा जोन जो है ये आपके लिए एक बाई जोन हो सकता है। तो हम लोग इस वीक के क्लोजिंग होने का वेट करेंगे और जैसे ही ये हम लोगों के लिए बाई जोन ओपन होगा उसके बाद हम लोगों का पहला ही टारगेट बनेगा 448 का। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मूव हमारा टारगेट होगा 495 का। एंड आई थिंक टाटा पावर के अंदर पोटेंशियल है जो कि इन दोनों ही लेवल्स को अचीव कर सकता है। तो इसलिए इस चार्ट को आप लोग अपने ट्रैक रिकॉर्ड में रखिए और पहले वाली रैली ऐसा कुछ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को इसके ऊपर ब्रेकआउट करके होल्ड करना पड़ेगा, तब मैं आपको नेक्स्ट टारगेट्स उसी हिसाब से बताऊंगा। फिलहाल इस वीक की क्लोजिंग को देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे, मंथ की क्लोजिंग को देखेंगे जून की, फिर डिसाइड करेंगे क्या इस तरह वाला बॉटम बन गया है कि नई साइकिल शुरू हो गई है। वो भी मैं आप लोगों को ये ब्रेक करने से पहले ही अपडेट कर दूंगा मेरे रिसर्च के हिसाब से। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को 20 और 30 मई के बीच में बोला था कि मैं और 2-3 अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। 2-3 अनाउंसमेंट मैंने कर दी थी और वो चल भी रही हैं। लेकिन 2 अनाउंसमेंट बाकी थी, वो 2 अनाउंसमेंट आई थिंक मैं बहुत ही जल्द करने वाला हूँ। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे हाथ में नहीं थी, जिस वजह से मैं वो कर नहीं पाया। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, कमिटेड थे लोग तो उन लोगों ने बोला भी था कि ये हो जाएगा जल्दी। अब हो जाएगा जल्दी मतलब कुछ और लोग भी उस पे काम कर रहे होंगे बट देयर इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू ऑल। आप लोगों के लिए कुछ नया कुछ लाने की कोशिशें कर रहा हूँ। 2-3 अनाउंसमेंट आने वाली हैं, बहुत जल्द आएगी। इस बार मैं डेट कमिट नहीं करूँगा क्योंकि डेट कमिट पहली बार कर दी थी, वो नहीं हो पाया। 2-3 हो पाए, 2-3 नहीं हो पाए, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है और एक तो इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। जिस चीज़ को आप पूरा ढूँढते फिरते हो, 2 चीज़ें आप ढूँढते फिरते हो मुझे पता है। पहला चीज़ कोर्स, मैं भी ऐसे ही ढूँढता फिरता था, आपकी गलती नहीं है। कि कोर्स मिल जाए, अच्छा सीखने को मिल जाए यानी कि एजुकेशन, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ देखिए, सीखते रहिए। और दूसरी एक चीज़ और जो आप ढूँढते रहते हो ना आजकल, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए। क्या है? अभी नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और देखनी पड़ेंगी मेरी आने वाली वीडियोज़। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। और हाँ, इम्पोर्टेंट डिस्क्लोज़र, सारे डिस्क्लोज़र्स मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। मैं जो भी स्टॉक्स आप लोगों को इन वीडियोज़ के अंदर बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूँ और मेरा उनमें कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट इट्स इम्पोर्टेंट यू मस्ट नो कि मेरी रिसर्च जो है वो पूरी तरह से अनबायस्ड है और कि इस कंपनी ने किसी भी तरह के कोई भी गिफ्ट्स या रिवॉर्ड्स मुझे जो है नहीं दिए हैं इसकी रिसर्च पब्लिश करने के लिए, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।